नमस्कार दोस्तों। जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड्स, एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र का टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट का टॉपिक और प्रैक्टिस सेट 97। ठीक है, तो आपकी हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट जरफार। तो फ्रेंड्स, हमारा नाम देव कुमार, पीएचडी हिस्ट्री, एक बार जीआर करवा नेट पास। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारा ऑफिशियल ऐप ये वाला है, डाउनलोड कीजिएगा और जो आपको निःशुल्क जो वीडियो वगैरह हैं वो आप दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे कोर्स ये है 5,000 का हिस्ट्री, 1 साल का, 6 महीने का 3,000 का, 1 महीने का 600 का, प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट 1,500 का और जीआईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 3,000 और टीजीटी पीजीटी 2,000 का कोर्स है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके संवर्धन से शिक्षण कार्य प्रशिक्षण और अनुबंधन से भिन्न है? आपके सामने 20 सेकंड का समय है कमेंट करने के लिए। कमेंट कर सकते हैं आप इसको। तो निम्नलिखित में से किसके संवर्धन से शिक्षण कार्य प्रशिक्षण और अनुबंधन से भिन्न है? तो पहला ऑप्शन है अनुशासित अभ्यास, आलोचनात्मक चिंतन, स्थिर साहचर्य और तथ्यों में प्रवीणता। तो फ्रेंड्स, आपके सामने जो है ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आलोचनात्मक चिंतन। इसकी व्याख्या भी करते हैं। आलोचनात्मक चिंतन के फलीभूत शिक्षण कार्य प्राय प्रशिक्षण एवं अनुबंधन कॉन्ट्रैक्ट से भिन्न होता है। शिक्षण कार्य किसी संप्रत्यय निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करता है एवं प्रशिक्षण और अनुबंधन उस संप्रत्यय को संरचित संगठित करने का कार्य करता है, जिससे एक ही संप्रत्यय से विभिन्न कौशलों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों के आलोक स्पेक्ट्रम में किन विधियों को संवाद परक माना जाता है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है प्रयोगशाला कार्य, प्रदर्शन कार्य, अनुशिक्षण, समूह चर्चा, परियोजना या प्रोजेक्ट कार्य। सवाल समझिएगा, निम्नलिखित शिक्षण विधियों के आलोक या स्पेक्ट्रम में किन विधियों को संवाद परक माना जाता है? तो फ्रेंड्स देखो, इसमें जो शिक्षण विधियां होती हैं उनमें अनुशिक्षण यानी कि ट्यूटोरियल्स और समूह चर्चा को आलोक परक विधियां माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। संवाद परक शिक्षण विधि एक संप्रेषण विधि है जिनमें उन तकनीक का प्रयोग किया जाता है जो संप्रेषण से जुड़े होते हैं। संवादपरक शिक्षण विधियों के आलोक में अन्य विधियां निम्नलिखित हैं: व्याख्यान विधि, अनुशिक्षण विधि, समूह चर्चा विधि और प्रश्न उत्तर प्रक्रिया विधि। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्यालयी अधिगम में योगदान देने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जिन्हें सामाजिक दक्षता के रूप में माना जाता है? आपके सामने 5 ऑप्शन दे रखे हैं। अभिप्रेरणा, बौद्धिकता, सामाजिक कौशल, पारिवारिक मदद या अधिगमकर्ता की विशिष्ट योग्यता। सवाल को दोस्तों समझिएगा। पहले, विद्यालय अधिगम में जो विद्यालय पढ़ाई वगैरह होती है उसमें योगदान देने वाले कौन से कारक हैं जिन्हें सामाजिक दक्षता या प्रवीणता के रूप में माना जाता है?
तो फ्रेंड्स देखो, इसमें हो जाएगा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा दोस्तों सामाजिक दक्षता के रूप में माना जाता है, और सामाजिक कौशल को, ठीक है, और पारिवारिक मदद को। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ए, सी और डी। सामाजिक दक्षता के अंतर्गत सामाजिक, संवेदनात्मक, संज्ञानात्मक तथा व्यवहारात्मक कौशल आते हैं। अतः विद्यालय अधिगम में योगदान देने वाले कारक निम्न हैं, जिन्हें सामाजिक दक्षता के रूप में माना जाता है: अभिप्रेरणा, सामाजिक कौशल और पारिवारिक मदद। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षण की अवधि में प्रयुक्त होने वाले विषय वस्तु प्रकार के सापेक्ष प्रक्रिया वाले प्रश्नों को संसूचित करने वाले प्रश्नों को निम्नांकित प्रदत्त सूची से पहचान कीजिए। तो इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है अपसारी प्रश्न, दूसरा है तथ्य आधारित प्रश्न, तीसरा संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट बेस्ड आधारित प्रश्न, चौथा निम्न स्तरीय प्रश्न, लोअर ऑर्डर क्वेश्चन, पांचवा है उच्च स्तरीय प्रश्न। कौन सा सही है? तो शिक्षण की अवधि में प्रयुक्त होने वाले विषय वस्तु प्रकार के सापेक्ष प्रक्रिया वाले प्रश्नों को संसूचित करने वाले प्रश्नों को निम्नलिखित जो सूची दी गई है 5, उनमें से आपको चयन करना है। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए दोस्तों। सभी का स्वागत है, वेलकम है, हार्दिक स्वागत है जितने भी देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें ए हो जाएगा अपसारी प्रश्न, सी हो जाएगा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, और ई उच्च स्तरीय प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दोस्तों क्या होता है? एक प्रकार का वाक्य होता है जिसके उत्तर की संभावना होती है। प्रश्न कई प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रक्रिया प्रकार वाले प्रश्न हैं, अपसारी प्रश्न, कॉन्सेप्ट बेस्ड और हाई लेवल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई शिक्षक अपनी कक्षा में वांछित अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न उत्तर सत्र का प्रयोग करता है। इस प्रक्रिया में वह किसी विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों के लिए निम्नलिखित प्रकार की टिप्पणी करता है, जैसे हाँ, आप सही हैं, उत्तम। इनमें निम्नांकित में से किसका उदाहरण माना जाएगा? तो पहला ऑप्शन है सकारात्मक फीडबैक, नकारात्मक फीडबैक, संतुष्टिपरक फीडबैक या सुधारात्मक प्रतिबैक। यानी कि अगर टीचर कहे आपसे कि किसी सवाल के उत्तर देने के बाद कि हाँ बिल्कुल राइट, आप सही हैं, बहुत बढ़िया, तो बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि बच्चा का जो प्रश्न था, टीचर ने जो फीडबैक दिया उसको, तो किसका उदाहरण माना जाएगा? वेरी सिंपल सवाल है। तो फ्रेंड्स अगर देखो, अगर आप क्वेश्चन सही है, ठीक है, और टीचर कहना बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक या सकारात्मक फीडबैक बोलते हैं उसको, ठीक है। प्रतिपुष्टि एक प्रकार से प्रतिक्रिया है जो किसी कार्य की प्रकृति को बताती है। वह प्रतिपुष्टि या फीडबैक के आधार पर दिए गए उत्तर के प्रति अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये व्यवहार सकारात्मक एवं नकारात्मक हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर टीचर कहता है कि भाई नहीं, बेकार है तुम्हारा, तुम बेवकूफ हो, तुम नहीं जानते, तो फीडबैक होता है नकारात्मक। यदि एक शिक्षक अपनी वांछित अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न उत्तर प्रक्रिया अपनाता है और प्रक्रिया में वह विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तरों के लिए हाँ, आप सही, उत्तम की टिप्पणी करता है, तो वह सकारात्मक प्रतिपुष्टि होगी जो विद्यार्थी को प्रोत्साहित करेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नांकित में से किसे अधिगम परिणामों के उच्चतर प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? पहला है ज्ञान और अवबोध, दूसरा अवधारणात्मक तत्वों का विश्लेषण, तीसरा अर्जित ज्ञान और कौशलों का प्रयोग,
चौथा संश्लेषण, जिसमें विचारों की सृजनात्मक व्यवस्था निहित हो। और पांचवा मूल्यांकन, जिसमें आंतरिक एवं बाह्य मानकों के अनुप्रयोग द्वारा निर्णय लिया गया हो। तो आपको बताना है कौन सा सही है। 20 सेकंड का समय है वो कमेंट करने के लिए। शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नांकित में से किसे अधिगम परिणामों के उच्चतर प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो फ्रेंड्स देखो, जो ब्लूम है एक विद्वान, उन्होंने जो संज्ञानात्मक क्षेत्र की है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उनके अनुसार, ब्लूम के अनुसार जो बी है अवधारणात्मक तत्वों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट। ऑप्शन नंबर डी संश्लेषण, जिसमें विचारों की सृजनात्मक व्यवस्था निहित हो। ऑप्शन नंबर ई जिसमें मूल्यांकन, जिसमें आंतरिक एवं बाह्य मानकों के अनुप्रयोग द्वारा निर्णय लिया गया हो। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण के क्षेत्र में से है, एक है यह ज्ञान और कौशल पर आधारित क्षेत्र है। नीचे से शुरुआत करते हुए ऊपर आते हुए संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 श्रेणी में बांटा गया है। पहला ज्ञान, बोध, उपयोग, ये तीनों जो आते हैं तो निम्न प्रकार के रूप में आते हैं। और विश्लेषण, संश्लेषण, जो मूल्यांकन होते हैं वो उच्च प्रकार के रूप में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्वविद्यालय का एक शिक्षक इस बारे में एक शोध परियोजना प्रस्तावित करता है कि माता पिता विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रति क्यों उदासीन रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक परियोजना के लिए उपयुक्त होगी? पहला ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि, ऐतिहासिक विधि, प्रतिभागी प्रेक्षापरक विधि। ऑप्शन नंबर 4 कार्योत्तर विधि। कोई विश्वविद्यालय का एक शिक्षक एक शोध परियोजना प्रस्तावित करता है कि माता पिता विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के प्रति क्यों उदासीन रहते हैं, तो वह किस प्रकार की जो है परियोजना होगी? तो फ्रेंड्स, जब किसी कारण की हम खोज करते हैं, तात्कालिक कारण की, तो फ्रेंड्स उसको बोलते हैं हम कार्योत्तर विधि या एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। विश्वविद्यालय का एक शिक्षक इस बारे में शोध परियोजना प्रस्तावित करता है कि माता पिता, ठीक है। तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस स्तर में संज्ञानात्मक अंतर विनिमय की इष्टतम गुंजाइश होती है, जिसके लिए विश्लेषण और संश्लेषण अपेक्षित होता है? पहला स्मृति स्तर शिक्षण, अवबोध स्तर शिक्षण, विमर्शी स्तर शिक्षण। ऑप्शन नंबर 4 है स्वायत्त विकास स्तरीय शिक्षण। सभी का दोस्तों स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स आजकल ऐसे ही सवाल आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इनको समझ गए थोड़े बहुत भी, तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे दोस्तों, आपको कोई नहीं रोक सकता है एग्जाम पास करने से। तो सवाल है निम्नलिखित में से किस स्तर में संज्ञानात्मक अंतर विनिमय की इष्टतम गुंजाइश होती है, जिसके लिए विश्लेषण और संश्लेषण अपेक्षित होता है? तो फ्रेंड शिक्षण के 3 स्तर हैं, शिक्षण के 3 स्तर हैं, ठीक है। कौन सा? स्मृति स्तर, दूसरा अवबोध स्तर, तीसरा है विमर्शी स्तर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विमर्शी स्तर शिक्षण, ठीक है, विमर्शी शिक्षण स्तर। क्वेश्चन नंबर 9 है यह मत कि शिक्षण अधिगम स्थितियां सातत्य पर लाई जा सकती हैं, जिसका विस्तार स्मृति स्तर से विमर्शक स्तर तक होता है, किसके द्वारा प्रतिपादित है? पहला है कूट लेविन, दूसरा स्टीफन एम कोरी,
तीसरा मोरिस एल्बिगी और चौथा है B.F. स्किनर। तो फ्रेंड्स, ये जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, मोरिस एल्बिगी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना और कितने आपके सही हुए कमेंट करके बताना दोस्तों। और अगर आपको हमारा क्लास पसंद है, चैनल पसंद है, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताना कितने सही हुए। और फ्रेंड्स, अगर आपको पेपर 1 की क्लास करनी है तो JB स्टडी पॉइंट का जो है ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ बहुत सारी आपको क्लास मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक और नई क्लास खत्म है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।